सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान अब सख्त किस्म की कार्रवाइयां कर रहा है। दहशत गर्दों के खिलाफ मुल्क के अंदर और सरहद पार सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयां की हैं। खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान के नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में एयर स्ट्राइक्स की गई, जिनमें फितनतुल खवारिज कलअदम TTP के 7 मराकज़ को तबाह किया गया। इन कार्रवाइयों में बताया जा रहा है कि 80 से ज़ायद दहशत गर्दों की हलाकत की तस्दीक हुई है। अस्करी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर थीं। ISPR ने वाज़ेह वार्निंग दी है कि अब दहशत गर्दों के खिलाफ बिला रियायत एक्शन होगा। अफगान तालिबान ने रद्द-ए-अमल में मुनासिब वक्त पर जवाब देने की धमकी भी दी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज के 4 दहशत गर्द उनको हलाक किया गया, जबकि एक खुदकुश बमबार ख्वारजी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अब ये जो कार्रवाइयां की गई हैं, क्या इसके बाद अफगान हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी या पाकिस्तान का जवाब मजीद सख्त होता जाएगा? इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हुए शाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आप किस तरह से इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं? क्या अफ़गान तालिबान और ख़ास तौर पे जो अफ़गान दहशत गर्द हैं उनसे निपटना इसी तरीके से जाएगा, और किस किस्म का जो जवाबी रद्द-ए-अमल हो सकता है वहाँ से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमना। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 18 फरवरी बड़ी अहम डेडलाइन थी, जो कि सऊदी अरब और उनके आला हुकाम की जो है वो गारंटी के ऊपर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो है फ़िलहाल फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद फिर बाजोड़ में एक सुसाइड हमला हुआ। आपने फिर देखा बनू में कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल 2 दिन पहले उनको शहीद किया गया। टांग में जो है वो खुदकुश एक मारा गया। इसके अलावा एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की। तो ये कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं है। दूसरा आपका सवाल, क्या अफगान तालिबान संभल जाएंगे और सुन लेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है, 7 मकामात बड़े अहम मराकज़ थे मुख्तलिफ, जो कि कलअदम TTP के थे, और इनमें एक मरकज़ जो था वो IS के यानी दाइश खुरासान का था, जो कि अपने आप को जो है वो इनसे अलग तस्वर करती है। बहरहाल अफगान इंटेलिजेंस राय के मुताबिक अफगान हुकूमत ज़रूर खुश है कि दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन TTP के जो टारगेट हुए हैं अहम मराकज़, उन पे उनको शायद बड़ी ज़्यादा खफगी है। इसमें एक बड़ी तस्दीक ये हुई है, जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट है, जो तालिबान की आपस की गुफ्तगू है। मुल्ला अख्तर मोहम्मद, जो कि की कमांडर थे अफगान तालिबान के, वो खोस्त के सूबे उनको जो है मारा गया है। इसके अलावा 70 से 80 के करीब दहशत गर्दों के मारे जाने की जो है वो तस्दीक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। और आपने देखा उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से जारी किए हैं, बाकायदा वीडियो मौजूद है जिस तरीके से मराकज़ को टारगेट किया गया है। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि अफगान तालिबान कभी भी अफगान जो TTP है या BLA के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसे एज अ कुशन यूज़ कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है, ये कार्रवाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट उनका ये ख्याल है कि 6-7 हज़ार के करीब जो TTP के दहशत गर्द हैं, 2,500 के करीब IS खुरासान के हैं। इसी तरह अलकायदा के तकरीबन 60 से 70 मराकज़, और सबके कोऑर्डिनेट बाकायदा मुख्तलिफ सोर्सेज अफगान तालिबान को जो है वो दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। दूसरा, अफगान तालिबान के साथ की जानिब से जो रिस्पॉन्स की धमकी है, वो मेरे ख्याल में एक फेस सेविंग है। क्या रिस्पॉन्स करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया जाएगा, या जो हमारी जो ख़ास तौर पर सिविलियन आबादी है उसको टारगेट किया जाएगा चमन के बॉर्डर के ऊपर, या निगरहार में, या हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के इलाके हैं। आप देखिए, कभी भी ये तोरखम बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई करने की दहशत गर्दाना हमलों में आपने समझते कि इजाफा हो जाएगा? और जो हम नेक्सस भी देख रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान का, ऑलरेडी पाकिस्तान उसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रहा है। देखिए, हम ना इजाफा वैसे भी है, और हमारी जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए। जो दहशतगर्द बॉर्डर की इस तरफ उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन अभी इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये वक्त है कि आप जो है अपने मॉडर्न गैजेट्स को यूज़ करें। मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, हमारी
बदकिस्मती ये है कि हमारी फौज बिल्कुल काइनेटिक ऑपरेशन बड़े ज़बरदस्त कर रही है, लेकिन हमने ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स, ये जो हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं मूवमेंट के लिए हैं, ये हमने कब किस दिन के लिए रखे हुए हैं? मेरे ख्याल में नाउ वी हैव टू ऑप्ट फॉर मॉडर्न वॉरफेयर। और आखिरी जो चीज़ आप देखिए, फौरन इस हमले के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है, आपने 2-3 इदारों के मैं नाम दूंगा, BBC जो अपने आप को बड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट कहता है, एक इंडिपेंडेंट के नाम से एक इदारा है, वो बड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव कहता है। आपने फिर देखा 2-3 और ऐसे जो है ना वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने फौरन इस चीज को ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया और उसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पे प्ले किया गया कि यहाँ पे सिविलियंस मारे गए, बच्चे मारे गए। क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं उनमें सिविलियन नहीं मरते? क्या मस्जिदें टारगेट नहीं हो रही? क्या यहाँ पे जो है मुसलमानों को मस्जिदों और इमाम बारगाहों में नहीं मारा जा रहा? मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनली जो मीडिया का एक ट्रेंड है वो हमेशा से पाकिस्तान को डिमोनाइज करना है। पाकिस्तान की रियासत को ये भी देखना होगा कि काइनेटिक ऑपरेशन और इस किस्म के ऑपरेशन के साथ मीडिया स्ट्रेटेजी बड़ी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म के हॉस्टाइल जो मीडिया हैं वो बेशक फंडेड हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर आप जितने भी इंटरनेशनल इदारों को देखें, वो किसी न किसी लिहाज से या तो मुसाद के फंडेड हैं, या राव के फंडेड हैं, या वो CIA के फंडेड हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह के नाम पे तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म ये नहीं कर रहे। तो इस चीज को देखना होगा कि पाकिस्तान का जो बयानिया है मीडिया के हवाले से, उसको बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वॉर है। आप सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन और बमबारी करके लोगों को निस्तो नाबूद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो आपका इमेज शायद बिल्ड करता है, उस पर बड़ा फोकस होना चाहिए। तो एहतशाम साहब, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि जो नैरेटिव है उसको भी हमें काउंटर करना होगा, और दूसरा ये कि अब आपको भी मसले का हल यही दिखाई दे रहा है, क्या इसी तरीके से इस मसले से निपटा जाएगा? क्योंकि KP से आवाज़ें उठती थी, सिर्फ PTI हम समझ रहे थे कि वहाँ से आवाज़ें हैं, या मौलाना फजल रहमान की जमात से। अब तो फैसल करीम कुंडी साहब का भी हालिया जो बयान है, उन्होंने भी बातचीत से मसले का हल निकालने के लिए कहा है। सो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हम ना मेरे ख्याल है वहाँ से शुरू कर देते। बात इंटरनेशनल मीडिया की हो रही थी तो मुझे फ़ौरन याद आया कि इस वाक़े की जो सर्जिकल स्ट्राइक कल हुई है, जो इन्होंने अल जज़ीरा TV ने की है, वो देखिए उनको क्या कह रहे हैं। वो दहशतगर्द नहीं कह रहे हैं, उनको फाइटर कह रहे हैं। अभी देखें कि ये कतर, अब ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को आप हमने ज़रा डॉट जो है ना कनेक्ट करती चले जाएँ। इस तक UAE और कतर जो है ना, उनकी अब सऊदी अरब के साथ सख्त इख्तलाफात शुरू हैं। कतर और UAE जो है ना बहुत करीब चले गए हैं इजराइल के। अभी ये जो बातें हो रही हैं ना कि जी ये टफ टाइम दिया जाएगा ईरान को भी, सऊदी अरब को भी, पाकिस्तान को भी और तुर्की को भी, इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये लगता है कि ये जो लड़ाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं ये और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। अब ना आप इसको इस तरह देखना शुरू करें कि 2 दिन पहले हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गैर मुल्की TV को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि जिस अंदाज से ये दरअंदाजी, दहशतगर्दी, प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, इसके लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अब ये तो हो गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देख लें कि ये सारा कुछ जो पाकिस्तान ने लेटेस्ट एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि सारी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद में लेके बताया है, और वो डोजियर तैयार किए हुए जो पहले थे इनको दोबारा दिए गए कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि जी कितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अफगान सरजमीन दहशतगर्दियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेटेस्ट स्टेट डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस का एक थिंक टैंक है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने कहा है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बन चुकी है। इस तरह से सारी दुनिया का मीडिया जो देख लें वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर आप देख लें कि 5वां साल शुरू हो गया है इस तालिबान हुकूमत को। अभी देखें, अभी तक ये बुरी हुकूमत है, कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, उनके अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं सबको पता है। अब वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस वाले उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया है कि जी ठीक है, आप हमें रिकगनाइज़ करें और आप रजीम चेंज की तरफ जाएँ। कुछ इतलात ये भी हैं कि आमना ये भी शायद अब होने जा रहा है। पहली तो खबर ये आमना कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि अब ये अनइंटरप्टेड और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और अंदर जाके घुस के जो है ना उनको मारा जाएगा। ये अलग बात है कि वो कोलेट्रल डैमेज की जो बात होती है ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे ख़वातीन और बच्चों को लेकर इस्तेमाल कर रहे होते, ये वो बात नहीं है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले करने के बाद अपनी फैमिलीज में लौट के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पे चले जाते हैं। नतीजतन इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो कोलेट्रल डैमेज भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो इत्तलात हैं कि वहाँ पे 58 आमना वो कैंप्स हैं जो BLA के और ये TTP के हैं, इसी तरह बाकी खुरासान और बहुत सारे आपने देखा जो पैसा लेके लड़ रहे हैं उनकी तंजीमें मौजूद हैं, और ये अफगान तालिबान उनको बिल्कुल टोटल जिसको कहते हैं कवर दे रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने तो ये फैसला किया। जो आप सवाल पूछ रही थी अब क्या होगा, देखें ना जिस अंदाज से पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह
आप बसों के अड्डों को बंद किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर कोशिश की जा रही है कि जहाँ सिविलियन ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ कोई कार्रवाई ना हो सके। रमज़ान का महीना है, पूरी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। पिंडी इस्लामाबाद में कहा जा रहा है, बाकी जगहों पर भी वो जो हमला करेंगे हमने वो क्या है जवाब देंगे, वो यही करेंगे। पिछली दफ़ा तो उन्होंने मुंह से कहा था ना कि हम इस्लामाबाद में आएंगे, तो इस्लामाबाद कचहरी पे दहशतगर्दी हुई थी, सुसाइड बॉम्बर आया था। अब भी यही कह रहे हैं, यही काम करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम ना अब इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें आप, तो सूरत हाल मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई अच्छी नहीं। वही प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने आते ही बाइडन हुकूमत जो $40 मिलियन हर हफ्ते इनको दे रहे थे, उन्होंने बंद कर दिए थे। अब लेटेस्ट इत्तला हमने ये है कि $160 मिलियन हर मंगल वाले दिन उनको दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो तय किया है कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना इनको डिस्टेबलाइज करना उन्होंने। और ये देखें जो चाइना में हो रहा है, वो बदख्शां उनका जो सूबा है सिंकियांग के साथ लगता है, वह कॉरिडोर से होते हुए वहाँ कहा जा रहा है कि जी वहाँ टका के जनाब वहाँ पे आप दहशतगर्दी करवाएं। चाइनीज जो है आपने कही उन्होंने कारोबार समेट दिया और कारोबार शायद करने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने भी हाथ उठा दिए हैं कि ये मानने वाली तैयार नहीं है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान को मिलकर इस तरफ आना चाहिए और दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए। हाँ, अगला सवाल ये कि जी क्या ये मामला रुकेगा, बातचीत होनी चाहिए। आमना देखिए बातचीत का तो मुझे कोई शख्स बता दे कि कौन सा एफर्ट नहीं हुआ। 3 दफ़ा इसहाक डार साहब आप देख लें वहाँ से होके आ चुके हैं, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ वहाँ पे गए थे, फिर हमारे उलमा गए थे। अभी आप देखते हैं मौलाना हाफिज तकी साहब देख लें, बहुत सारे लोग गए। और तो और चंद माह पहले की बात है कि 2-2.5 महीने पहले के अफगान काबुल में जो जरगा हुआ था, जो लोग बैठे थे 1000 लोग, उलमा, उनके जिसको कहते हैं थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी के लोग, सब ने कहा था कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो, इसको रोका जाए। तो हमने देखें बातचीत अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझसे आप ज़ाती तौर पर पूछती हैं तो टाइम गेन करने वाली बात है। जिस तरीके से अब हिंदुस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है और UAE का और कतर का भी इंटरेस्ट है, और इसी तरह कहा जाता है जंग की तरफ जाना, यहाँ पे भी तो यूनाइटेड नहीं है लोग, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए हम ना बात यह कि अब इस हवाले से तो आप देख लें, अच्छी तो बात जो हुई है ना 2-2.5 हफ्तों में जो बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आई है कि KP की हुकूमत जिस तरह ऑन बोर्ड आई है, जब से आपने देखा सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पे जनाब उन्होंने दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ एक एम बनाया, कहा कि जब इनके ख़िलाफ़ जाएंगे, उन्होंने कंडम भी किया है और जो लोग शहीद हुए उनके जनाजों में भी गए। तो बड़ी हद तक तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सामने बात आ गई है कि किसी हद तक ये एक पेज पे है। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पर मामलात को भी बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हमारी सियासी अबतरी से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लोग फ़ायदा उठाते हैं और फिर हमारे इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन हम ना अब एक बात तय हो चुकी है कि अब ये दहशतगर्दी का नासूर जिस तरीके से हमें पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए तो आप जिसको कहते हैं कनेटिक नॉन कनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तो 200 की बुनियाद पे हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। पिछले साल 75,000 हुए थे, ये तो होते रहेंगे। अब ये है कि अब ये कलेक्टिव जिसको कहते हैं विजडम प्रिवेल करनी चाहिए सूबों और मरकज़ के दरमियान, ख़ास तौर पे KP में और मरकज़ में, ताकि इस मामले को निपटा जाए और जो दुश्मन फ़ायदा उठाता है हमारे अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको रोकने की कोशिश की जाए। और पाकिस्तान अमेरिकन को भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जो असला छोड़ के चले गए थे ये कोई बाई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, बाई डिज़ाइन हुआ है। $7.5 बिलियन का असला छोड़ के गए थे पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, चाइना और ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मेरा ख्याल है हमें तो सोच समझ के अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइज करना होगा। और ये जो नैरेटिव की जो बात आप कर रही हैं, ये बाकी सही बात है, हमें मीडिया में बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। अंदर की लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन हम ये जिसको कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में जो एक ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, ये बहुत बड़ा टूल होता है, तो इसको भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जी ठीक, एहतशाम साहब साथ रहिएगा। शाह साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। सियासी मामलात की बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से सूबे की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने के खिलाफ पेश की गई करारदाद की कसरत राय से मंजूरी ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया और इस मामले पर वफाकी हुकूमत के 2 इत्तेहादी आमने सामने आ गए हैं। MKM ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध असम्बली की करारदाद आइन के खिलाफ है। MKM का मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 239 और आर्टिकल 4 से नए सूबों की इजाज़त देते हैं। पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया कि ये बयानात आइनी नावाकफियत और गैर जिम्मेदारी का सबूत हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि 170 नशिस्तें लेने वाला जेल में और 80 वाला हुकूमत में क्यों। शर्जील इनाम मेमन ने पूछा कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। यही नहीं, सिंध हुकूमत ने वफाक से वजाहत मांगी कि इत्तेहादी वज़रा मुसलसल सूबे को क्यों निशाना बना रहे हैं।
अब ये जो सारे मामला हम देख रहे हैं किस जानिब जा रहे हैं, एहतशाम साहब से खबर लेते हैं। एहतशाम साहब, ऑल दो आप कह चुके हैं कि 2026 में ये हम इसके आगाज़ में या इसके मिड तक ही देख लेंगे 28th अमेंडमेंट के हवाले से, और उसमें सूबों के हवाले से भी बात होगी। सो मामला आप वहीं जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे तो जो पिछले 2-3-4 दिनों से, जो बल्कि 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मामला तप गया है, गर्म हो गया है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सिंध में और कराची के सामने रखते हुए, तो ये अब आज बात करें कि जी कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए, अलहदा सूबा बना दिया जाए, सिंध की तकसीम कर दी जाए। हमने बुनियादी तौर पर तो ये इख्तियारात की, वसाइल की असर रसूख की जंग है। वो लड़ाई है जो एक अरसे से पीपल्स पार्टी मैनेजमेंट के दरमियान हो रही है। इसमें कभी कभी हम देखते हैं कि हवा ज़्यादा भरती जाती है और कई हमारा उससे मरकज़ भी चुटकी ले रहा होता है जब पीपल्स पार्टी को नीचे लाना हो किसी मौजू के ऊपर। और MQM तो आपको पता है वो हुकूमत के साथ हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती है, तो उनको साथ मिलाना कोई मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सब का इसकी टाइमिंग देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हम ना एक तो बार बार जो MQM वाले बात करते हैं वो उस बात में बड़ा वजन है कि देखें ना, ये जो 18वीं तरमीम में तय हुआ था कि शहरी हुकूमतों का क़याम और ये उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम और इलेक्शन का सिलसिला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वहाँ से उन्होंने इस हवाले से फैसला दिया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये तो पंजाब में भी खैर यही आलम है और ये सिंध में भी है कि शहरी हुकूमतों को आने नहीं देते। उन्हें पता है MNAs और MPAs और सेनेटर के हाथ से गेम निकल जाएगी। फंड्स उन्हें मिलते हैं, वो निजी सतह पे नाज़मीन को मिलेंगे, लोकल गवर्नमेंट के लोगों को मिलेंगे। तो नतीजतन आपने देखा मुशर्रफ का 2001 का ऑर्डिनेंस, वो हुकूमत उनकी ख़त्म होते ही पीपल्स पार्टी और MLN ने किया था, वो निज़ाम ख़त्म किया था और कमिश्नरी निज़ाम को दोबारा लेके आ गए थे। तो अब यही है कि अब इसकी टाइमिंग को देखें तो ऐसा क्यों है। देखिए, हम ना ये तो 26वीं और 27वीं तरमीम तो आपने देखा जिस तरीके से हुई। अब 28वीं तरमीम की जो बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें नए सूबों का जिसको कहते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि गवर्नेंस पाकिस्तान में नहीं ठीक हो रही और इसको गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए ये जिसको कहना चाहिए डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है निज़ाम हुकूमत को। इसके लिए छोटे छोटे सूबे बनना ये बड़ा ज़रूरी हो गया। खास तौर पे कराची के आप देख लें कितने मसाइल हैं और कराची की आबादी कितनी बड़ी है, उसका साइज देखिए, कराची तो अनगवर्नेबल हो गया है बिल्कुल। और उसमें वो पीपल्स पार्टी की वो लग रहा है दुखती रग बन चुका है, जो बार बार कह रहे हैं कि इनसेपरेबल है सिंध से। देखिए, हम ना उन्होंने तो ये कहना ही है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 सूबे बनाने हैं, इनिशियली तो बनेंगे, KP में बनेगा आपका हज़ारा और जनूबी पंजाब में बनेगा। उसके बाद जो किस्त लंबी है जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बनाने हैं, सिंध में भी बनेंगे, पंजाब में भी बनेंगे। अब उसकी टाइमिंग हालात देख के बनेंगे। अभी देखें, जिस वक्त 26-27वीं तरमीम वाली बात हो रही थी तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपने देखा पीपल्स पार्टी ने जो करनी थी नहीं की, इन्होंने तो जा शुरू कर दिया, रुक गई। वो NFC अवार्ड हो 18वीं तरमीम को जिसको कहते हैं अमेंड करने वाली बात हो, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन ले ली थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि कराची जिस तरह बुरे तरीके से हाथों से निकल रहा है, और सबसे अहम बात है, मैं आपको अपना खबर के तौर पर बता सकता हूँ कि दूसरी तीसरी जो कराची के बड़े बिजनेसमैन की मुलाकातें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से, बाकी लोगों से हुई हैं। वहाँ पे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे जब उन्होंने आखिरी मीटिंग में पिछले माह कह दिया था कि जी हम अपने कारोबार समेट के इस मुल्क से चले जाएंगे। यहाँ तो पानी, बिजली, गैस के मसाइल अपनी जगह पे हैं, गवर्नेंस नाम की नहीं है। फिर वही भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम और जिस तरीके से सारा सिलसिला शुरू हो गया है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कारोबार को चलाना। वहाँ से ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि जी इसको हर सूरत में इस मसले को ठीक करना है। SIFC का मामला थोड़ा सा आमना ठीक नहीं है। जिस तरीके से उनको इख्तियारात दिए गए, कहा जा रहा है कि जब तक आइन में तब्दीली ला के उनके इख्तियारात में इजाफा नहीं किया जाएगा तो वो शायद कारोबारी लोगों के लिए इतने फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकते, क्योंकि इस मामले को आप देख लें जो SIFC करना चाहती है सारी मिनिस्ट्रीज और लाइन डिपार्टमेंट उसको रोक देते हैं, नहीं करने देते। उसके लिए तो कहा जा रहा है, अलहदा काम हो रहा है कि वो किस तरीके से उसको इतना पावरफुल बना दिया जाए कि ये कारोबारी लोग, ताजर बरादरी जो रीढ़ की हड्डी है, जी आमना मैं तो कहता हूँ कारोबारी लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग करप्शन भी करें, जो भी करें, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत होती है। वही देखें आप, देखने कारखाने लगाते हैं, लोगों को जॉब देते हैं, तमाम तर सब कुछ करने के अपना रेवेन्यू बढ़ाने की बात होती है, वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। अलग बात है कि वो बहुत जगहों पे वो डंडी भी मार रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि ये कराची के, अब देखें ना हम ना कितनी दुख की बात, अब कहा जा रहा है 250 के करीब यूनिट हो गए हैं टेक्सटाइल के सिंध
और कराची से जो वहाँ से बंद करके चले गए हैं, कुछ जो रह गए हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं बाकी पंजाब में। स्पिनिंग यूनिट जो है फैसलाबाद के कहा जा रहा है 600 से ज़्यादा बंद हो गए हैं। तो इकोनॉमी का पहिया जिसको चलना चाहिए, मामला हमारे सामने ही है, लेकिन चल नहीं रहा। इत्तेशाम साहब, ये आउट ऑफ नोवेयर एकदम से ये हम देख रहे हैं कि जो MQM का मुतालबा है ये जोर पकड़ता जा रहा है, और इसमें कैदी नंबर 804 की बात भी करना, उनकी तरफ भी इशारा जाना, ये आप समझते हैं कि MQM ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या कुछ मामला हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं बैकडोर? देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब MQM को कुछ बहुत सा टास्क दिया जाता है और उसमें बाज़-औक़ात ऐसी बातें भी निकलती हैं कि वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रही होती है, लेकिन असल में उसका फ़ायदा अल्टीमेटली उन्हीं को पहुंच रहा होता है। देखें, ये MQM हो, PMLQ हो, इसी तरह से बाकी छोटी जमातें हों, बाप पार्टियाँ हों, ये मरकज़ और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बाहर नहीं है। जब जिसको चाहा जाता है इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल किया जाता है। मेरा अपनी इत्तला आना ये है कि इस तक पीपल्स पार्टी जो है ना वो कुछ मुश्किलात पैदा कर रही है। पिछले दिनों कुछ बयानात भी सख्त आए थे, आपने देखा एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें एक फोटो ऑप्स हुआ था जिसमें दिखाया गया था बड़ा मूड ख़राब है जरदारी साहब का, और बैठे हुए हैं साथ शहबाज शरीफ साहब भी है, ये वो कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, हमसे जो वादे किए थे पूरे नहीं किए थे। बाद में खैर बहुत सारी बातें वो गलत भी साबित हुई, उनका वो मुतमईन नज़र जो था वो कहा जा रहा था कुछ चीज़ें जिस तरह की फेवर लेना चाह रहे होते हैं वो ले लेते हैं और मामला जो है ना ठप हो जाता है। लेकिन ये एक मुस्तकिल बुनियादों पे कांस्टेंट लड़ाई जो है MQM की और पीपल्स पार्टी की वहाँ पे जो हो रही है, इससे कारोबारी लोग भी जो जिस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है, शहरी हुकूमतें काम नहीं कर पा रही, लोगों के काम काज नहीं हो रहे, ये मफादात की जंग जब तक नहीं रुकेगी मामला नहीं रुकेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसके लिए वो कहते हैं कि जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे और सूबे नहीं बनेंगे, गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे, बगैर सूबे बनाए बात नहीं बनेगी। इस पर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट और जो है ना वो इसको आज सपोर्ट कर रही है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस नज़र आती है पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन शायद वो शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो वो कहते हैं उनके साथ है। कहीं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है ना वो थोड़ा सा वो टेढ़ा होकर देख रहे होते हैं मामले को। शहबाज शरीफ साहब टोटली ऑन बोर्ड है। वो कहा जाता है, ये इतलात यही है कि जब भी बड़ा फैसला होगा और ये क्या कहते हैं अपना 28वीं तरमीम जब आएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जब ये कवर हो जाएंगी तो उसमें सारी चीज़ें होंगी। उस वक्त ये सब लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। अब अहम बात यह है कि वो कार्ड इस्टेब्लिशमेंट कब इस्तेमाल करेगी कि जब इन सारी जितने ग्रुप्स हैं, जितने इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं कराची में ख़ास तौर पे, वो एक पेज पे नहीं आ जाएंगे। हाँ, एक बात जो सबको मजबूर कर रही है वो ये है कि हमारी, और ये कब तक ड्यू है, इस हवाले से क्या खबरें हैं इस्लामाबाद में 28 अमेंडमेंट को लेकर? अभी देखें, अब तो हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी आपको पता आ ही गई है। अभी पिछली दफ़ा भी 27वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और आपने देखा कि वो बिल्कुल साइड लाइन हो गए थे और फिर उसके बगैर हुकूमत ने कर ली। अगली इंपॉर्टेंट बात यह आपने मौलाना फजल रहमान की मैं बात बताऊँ, देखें जिस तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2-4 दिन पहले इतना खौफनाक बयान दिया, वही मौलाना फजल रहमान साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि एक ज़माने में बड़ा नरम गोशा रखते थे, ये वही जो है ना खुड़ा कटक का जो मदरसा है वो कहते हैं वहीं से सारे मामला चले थे। फादर ऑफ तालिबान वहीं पे बैठे हुए थे जिन्होंने सब कुछ ये करवाया था। अब उनका इतना सख्त बयान देना ये बहुत कुछ हमें बता रहा है कि वो भी, उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद मामलात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे कि जब तक उन्हें भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो कुछ हवालों से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी ख्वाहिश थी गवर्नर तब्दील किया जाए, इनको हटा के कुंडी साहब की जगह इनका गवर्नर लगाया जाए, वो नहीं लगाया गया। इनके जो कहते हैं हम जुल्फ पहले गवर्नर थे, क्या नाम है, नाम भूलता हूँ उनका, उनको गुलाम अली साहब उनको हटा दिया गया था, तो उस वक्त से मौलाना नाराज़ है। अब यह है कि जिस तरीके से मौलाना साहब दोबारा ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कि जब ये 28 तरमीम आएगी तो बहुत से हवालों से मौलाना साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात, आपको पता है ना उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या होते हैं, वो दूर हो चुके होंगे और फिर यह है कि फिर आसान हो जाएगा पीपल्स पार्टी को भी बाजू मरोड़ना। MQM तो साथ ही है, तो मेरा ख्याल है उस वक्त आपके लिए, मेरे लिए, कराची वालों के लिए बेहतर हो जाएगा। जी, कराची का जो आप देखें टोटल एक कोलैप्स हो गया पूरा का पूरा शहर, देखें ना वो चल ही नहीं रहा। आप रोज़ाना कराची में मैं देखता हूँ ऑफिस में आती हैं, कितनी मुश्किलात से आप आती हैं, कभी एक वाक़या कभी दूसरा वाक़या। तो इसको रोकने के लिए कि किसी तरीके से ये जो हमारा हब है, इंडस्ट्रियल हब है, हमारा
कमर्शियल हब है, इसको जो नुकसान तेजी के साथ पहुंच रहा है, खुदा ना खास्ता अगर यही बैठ गया तो आमना फिर क्या होगा। अभी तो हम मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अपने तौर पे मैनेज कर रहे हैं चीजें, फिर तो बिल्कुल मामला खराब हो जाएगा। तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने तो ज़हन बना लिया कि नए सूबे बनने हैं, अब ये टाइमिंग की बात है, अब देखना है। मेरी इत्तला यही कि 28वीं तरमीम जब आएगी तो ये चीज़ें उसमें पूरी कोशिश की जाएगी, रखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपके एनालिसिस। ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इकोनॉमी से जुड़ी एक खबर उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। हम जो एक हालिया रिपोर्ट जो एहसन इकबाल साहब ने शेयर की है वो आपके सामने रखते हैं। महंगाई, कमज़ोर मुआशी नमू और अदम मुसावात ने पाकिस्तान में पावर्टी यानी गुर्बत को ख़तरनाक हद तक बढ़ा दिया। ताज़ा तखमीनों के मुताबिक 2024-25 में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई है और तकरीबन 6 करोड़ 94 लाख अफराद ख़ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। देहात में गुर्बत 36.2% और शहरों में 17.4% तक जा पहुंची है। गुर्बत में इजाफे की बड़ी वजूहात में बेमिसाल महंगाई, सुस्त मुआशी रफ्तार, IMF के बेल आउट पैकेजेस, कोविड, रुपए की कदर में कमी और तबाहकुन सैलाब यानी फ्लड्स शामिल हैं। सूबाई सतह पर बलूचिस्तान 47% के साथ सरे फहरिस्त है, फिर पख्तूनख्वा 35.3, सिंध 32.6 और 23.3% के साथ पंजाब का नंबर है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुताबिक पहली बार कसीरुल जहती गुर्बत के अदाद-ओ-शुमार शफाफ अंदाज में पेश किए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि पॉलिसीज़ इस बढ़ती गुर्बत का तदारुक क्यों नहीं कर पाई और ये कितना बड़ा फेलियर है इस मौजूदा हुकूमत का भी। इस पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जिस तरह से एहसन इकबाल साहब ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने कुछ फिगर्स रखे हैं जिसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि 2018 और 19 से 2024 और 25 के दरमियान जो नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल पर हम देख रहे हैं पावर्टी में एक राइज देखा गया है। इसकी आप प्राइमरी रीजंस क्या समझ रहे हैं? क्या ये IMF की सख्त मुआशी पॉलिसीज़ हैं या आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन है या फिर ये जो फ्लड्स भी आए हैं इनका भी बड़ा अहम किरदार है? जी, ये एक बड़ा अहम और ख़तरनाक ट्रेंड है कि गुर्बत की सतह में पिछले 6 बरस में 6 से 8 बरस में 10% के आसपास 9% इजाफा दिखाई दे रहा है। और पावर्टी को मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं और सभी ये इंडिकेट कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी भी यही कह रही है, जो वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट है वो भी यही कह रही है कि पावर्टी तकरीबन 70 मिलियन लोग शरह गुर्बत से नीचे हैं, जो $3 डे कमाते हैं। आपका जो सवाल है कि इसकी वजूहात क्या है, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल शॉक्स लगे हैं, फ्लड्स भी आए, कोविड भी आया, ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ, हाई इन्फ्लेशन रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कम हुई, बहुत ज़्यादा रुपया सस्ता हो गया, तो इम्पोर्टेड गुड्स पे हमारा इन्हिसार था वो महंगी हो गई। लोगों की ओवरऑल खर्चने की पावर रिड्यूस हो गई डिस्पाइट इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम, क्योंकि इन्फ्लेशन ने बीट कर दिया तो गुर्बत की सतह से लोग नीचे जाना शुरू हो गए। लेकिन इनमें अगर अहम चीज़ देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसका इल्म है, तो उनको क्या हम ऐसी पॉलिसीज़ बना पाए 6 साल में कि जो वल्नरेबल हैं वो नीचे ना गिरें और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट की जा सकें। IMF प्रोग्राम के अंदर जो ट्रेडिशनल आपकी एक थिंकिंग है जिसमें आप हुकूमत पैसे लगाती है अपने बजट से, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरेस्ट रेट को नीचे करने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसको समझ के मुल्क पॉलिसियाँ बनाते हैं कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस क्रिएट की जाए। सो एक ये एक्सटर्नल शॉक्स, बट मोस्टली हम अपनी पॉलिसी को इन बिगड़ते हालात को डील करने से एडजस्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 10% पॉपुलेशन मजीद गुर्बत की सतह से नीचे चली। और ये हम जो देख रहे हैं डेवलपमेंट बजट शेयर में जो एक शिफ्ट आया है कि वफाक के पास ये शेयर अब कम है और प्रोविंसेस के पास ये शेयर ज़्यादा हो चुका है, तो ये जो क्लेम किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये उस तरीके से जो वसाइल हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे शफाफ तरीके से, ये आप समझते हैं कि उसके लिए कोई फार्मूला ये नहीं बना पाए, ये किस हद तक पावर्टी में किरदार अदा कर रहा है?
कि ये फार्मूले से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का फुकदान है और तरजीहात का फुकदान है। अगर तो हमारी पॉलिटिकल एलीट की तरजीह है कि गुर्बत ख़त्म करनी है, अगर आपने देखा हो उस जो रिपोर्ट को जिसको आप मेंशन कर रही हैं, उसके अंदर अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो भी बढ़ गया है। तो ये जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर भी बहुत सीरियस इम्पैक्ट आता दिखाई दे रहा है। तो अगर हमारी 29% के आसपास गुर्बत है, तो विच इज़ 1/3 ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, तो हमें तो चाहिए कि इसको तरजीह बनाएं। इसके बाद सूबे और फेडरेशन कोऑर्डिनेट करें। इस वक्त सूबे और फेडरेशन जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंटेशन की तरफ ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन की तरफ कम है। सूबों की भी अगर आप तरजीहात देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा दिखाई देती हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पर दिखाई देती हैं, कैश ट्रांसफर्स पर दिखाई देती हैं। असल चीज़ तो ये है कि डेवलपमेंट का पैसा आप लगाएं अगर 10 रुपये, तो वो प्राइवेट सेक्टर से 20 रुपये अट्रैक्ट करे ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। यहाँ पर आपको पॉलिसी के माइंड्स चाहिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट चाहिए, और उनकी तरजीहात को सियासी तरजीहात के साथ डवटेल करने की ज़रूरत है। ये जो खाली पॉपुलिस्ट खर्चे हैं कि एमएलएस को स्कीम दे दी या एमपीएस को दे दी और तो फोटो ऑप्स कर दिए, इश्तिहार दे दिए, पब्लिक का पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट पर, स्किल्स पर और ऐसी चीज़ों पर लगने की ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट हो और इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो। सही। और जो फौरी तौर पे IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत कौन से ऐसे इकदाम कर सकती है कि जिससे ये जो हम रेशो, बढ़ती हुई रेशो है, इसको कंट्रोल कर पाएँ? जी, हुकूमत को चाहिए कि जो 5-6 हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कंपेटिटिव हैं, उनके पीछे IMF से निगोशिएट करे कि उनको आप स्पेस दें, ना कि उन सेक्टर्स की बात करें सबको क्लब करके जो प्रोटेक्शन मांगते हैं, सब्सिडी मांगते हैं, ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है, जिसके अंदर हमारा जो कंपेटिटिव सेक्टर्स हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स का सेक्टर है, अच्छी एक्सपोर्ट कर रहा है, IT और सर्विसेज का सेक्टर है, वैल्यू एडेड ज़राअत है, इनको टारगेट करके फंड के सामने एक गेम प्लान रखें कि आपका भी फ़ायदा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, डॉलर्स भी आएंगे, रिस्क कम होगा, हमारा फ़ायदा है कि गुर्बत की सतह से जो नीचे चले गए हैं लोग, अगर इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन ये एक डिफरेंट माइंडसेट है पॉलिसी का, जिसके अंदर वो स्किल सेट लाने की ज़रूरत है कि IMF जो है वो एक टेक्निकल इदारा है, वो एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, टेक्निकल पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करता है, और वहाँ मुझे गैप दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान इन टर्म्स पे IMF से निगोशिएट नहीं कर रहा प्राइवेट स्पेस के अंदर। बल्कि मैं भी उनको एडवाइस कर रहा हूँ IMF को कि आपका भी इसमें फ़ायदा है कि अगर आप जो हमारे कंपेटिटिव सेक्टर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव क्रिएट करें ताकि आपके टारगेट्स मीट किए जा सकें। राइट, थैंक यू सो वेरी मच हारून शरीफ साहब आपके एनालिसिस के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम कराची की बात करेंगे। मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर, मगर सितम ये है कि फिर भी कराची के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। कभी आतिशज़दगी में सैकड़ों जानें जाती हैं, कभी ट्रैफिक हादसा पूरे ख़ानदान उजाड़ देते हैं, कभी डंपर गर्दी की क़यामत टूटती है और कभी स्ट्रीट क्राइम्स में शहरियों की जानें चली जाती हैं। और अब गैस लीकेज और सिलेंडर धमाका नया ख़तरा बनकर सामने आया। ताज़ा वाक़े में कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये जो वाक़या पेश आया, जहाँ रिहायशी इमारत में सिलेंडर धमाका हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। धमाका इतना शदीद था नाजरीन कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस ना होने पर सिलेंडर इस्तेमाल मजबूरी बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में गैस लीकेज और सिलेंडर फटने के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। फायर सेफ्टी माहिरीन गैर मियारी सिलेंडर्स, गैर कानूनी रीफिलिंग को हादसात की बुनियादी वजह करार दे रहे हैं। नाकाबिले तवज्जो पाइपलाइंस, आलात की ख़राबी और हिफाजती शऊर की कमी ख़तरा बढ़ा रही है। अब सुई सदरन गैस कंपनी ने भी गैस चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गैस प्रेशर मशीन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज करते हुए खिलाफ वर्जी पर 5 लाख तक जुर्माना होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन शफाफियत के साथ हो पाएगा? और जो शहर कायद कराची में हम देखते हैं कि रोज़ाना इन मसाइल की वजह से जनाजे उठते हैं, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या हुकूमत कभी जागेगी और शहर कायद कराची के जो मसाइल हैं उन पर वाकई तवज्जो देगी, या सिर्फ बयानबाजी तक मामला चलते रहेंगे? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।